Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today I am going to explain the poem The Canonization by John Donne, and we will see line by line explanation. ठीक है. तो जो कैननाइजेशन है, ये सबसे पहले इसका पब्लिकेशन डेट क्या है? 1633 में ये पोएम पब्लिश हुई थी सबसे पहले. ठीक है. तो डेट इम्पॉर्टेंट है. और अगर जॉन डन की बात करें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, देखिए वो 1571 कहीं कहीं दिखता है और कहीं कहीं 1572 भी दिखता है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है. और 1571 या 1572 इनकी डेथ कब होती है? ये होती है 1631 में. तो 1571 या 1572 दोनों आप देख लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों मिलता है तो उस हिसाब से आप समझ लेंगे. और डेथ होती है 1631 में. ठीक है. कैननाइजेशन एक क्या है? एक मेटाफिजिकल पोएम है. मेटाफिजिकल पोएम, मेटाफिजिकल पोएम है. ठीक है. और जो जॉन डन है वो मेटाफिजिकल पोएट है. मेटाफिजिकल पोएट. ठीक है. जो कि विट कंसीट्स और पैराडॉक्स का यूज़ करते हैं अपने पोएम्स में बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखेंगे. ये आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है. एंड प्लस कैननाइजेशन ऐसी पोएम है जो मोस्टली एग्जाम्स में के सिलेबस में होती ही है. ठीक है. चलिए. फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइड माई पालसी और माई गाउट. ठीक है. ये कौन कह रहा है? जॉन डन एज अ लवर, या तो कोई भी आप एक जनरल लवर के तौर पे कोई भी एक प्रेमी व्यक्ति जो है वो कह रहा है किसी से, दूसरों से. क्या कह रहा है? फॉर गॉड सेक, भगवान के खातिर, होल्ड योर टंग, अपनी जुबान को लगाम दो भाई, चुप रहो. एंड लेट मी लव, और मुझे प्रेम करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो. ठीक है. और चाइड माई पालसी. ठीक है. चाइल्ड मतलब होता है स्कॉल्ड. ठीक है. और पालसी आप लोग जानते हैं, जो फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है. ठीक है. उसको कहते हैं पालसी. जब फिजिकली आप एक तरह से फंक्शन, जब फिजिकल कोई भी पार्ट जब फंक्शन नहीं करता तो उसको पालसी कहते हैं. तो चाइल्ड माई पालसी, या तो मुझे मेरे पालसी, जो कि मुझे पालसी हुआ है कि मुझे कहीं कहीं लकवा की शिकायत है, उसके लिए मुझे डांटो. ठीक है. उसके लिए मुझे डांटो. और माई गाउट, या तो जो मेरे मेरे जो जोड़ों में दर्द हो रहे हैं. ठीक है. तो उसके लिए मुझे डांटो. ठीक है. माई 5 ग्रे हेयर्स और रूइंड फॉर्चून फ्लाउट. ठीक है. या तो मेरे जो 5 पके हुए बाल हैं, देखिए ग्रे हेयर्स मतलब पके हुए बाल. अब आप इसको ग्रे हेयर लिटरल मीनिंग नहीं निकालेंगे. ठीक है. तो ग्रे हेयर मतलब वाइट हेयर, जो पके हुए बाल होते हैं, लेकिन वो वाइट हेयर न कह के कहते हैं ग्रे हेयर्स कहा जाता है. माई 5 ग्रे हेयर्स, या तो मेरे जो बचे कुचे जो सफ़ेद बाल हैं उसके लिए मुझे चाइड करो, उसके लिए मुझे डांटो. और रूइंड फॉर्चून फ्लाउट. ठीक है. फ्लाउट मतलब होता है रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना. ठीक है. मजाक उड़ाना. तो कह रहे हैं या तो ये जो मेरी रूइंड फॉर्चून है, ये जो मेरा वेल्थ है, जो मेरा फॉर्चून है, जो मेरी किस्मत है, जो बर्बाद हो चुकी है, रूइंड हो चुकी है, उसके लिए तुम मुझे रिडिक्यूल करो, मेरा मजाक उड़ाओ. ठीक है. लेकिन फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, इन सब के लिए मुझे डांटो, लेकिन भगवान के लिए चुप रहो और मुझे प्रेम करने दो. मेरे प्रेम में हिंड्रेंस मत बनो, मेरे प्रेम में कोई बाधा प्रकट मत करो. विद वेल्थ योर स्टेट, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव. आगे क्या कहता है राइटर? विद वेल्थ योर स्टेट, वेल्थ मतलब धन दौलत पैसे. तो कह रहा है कि वेल्थ के साथ अपने स्टेट, अपने अब तुम्हारी जो पोजीशन है उसको वेल्थ से इम्प्रूव करो, यानी कि तुम वेल्दी बनो, कमाओ धमाओ, अपने जीवन में मतलब मेहनत करो. योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, और अपने दिमाग को आर्ट से इम्प्रूव करो, पढ़ो लिखो, नॉलेज लो, आर्ट के बारे में समझो. तो इम्प्रूव ये दोनों के लिए आया है कि विद हेल्थ योर स्टेट इम्प्रूव, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव. ठीक है. तो देखिए वर्ब 2 क्लॉज के लिए आ रही है. ठीक है. कह रहा है कि इम्प्रूव करो भाई, अपने अपने जो पोजीशन पे तुम अभी गरीब हो, अमीर बनो, काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, और अपने दिमाग को भी इनलाइटन करो. आर्ट्स से अपने माइंड को इन इम्प्रूव करो. बस मुझे छोड़ दो. ठीक है.
फिर आगे कहता है राइटर, टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। कहता है कि टेक यू अ कोर्स, अपने आप को कोई काम दो, कोई काम दो, कोई एक्शन करो तुम, टेक यू अ कोर्स, कहीं अपने आप को बिजी करो, गेट यू अ प्लेस, और कहीं अपना स्थान बनाओ, ठीक है, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, और जो भी तुमसे बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे किंग का रेफरेंस लिया गया है कि किंग के ऑनर को ऑब्जर्व करो, ठीक है, और उसके ग्रेस को ऑब्जर्व करो, यानी कि किंग के आसपास रहो, और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्पिड फेस कंटेम्पलेट, या तो तुम जो किंग है, जो राजा है, जो स्टेट का मालिक है, उसके जो उसका जो रियल फेस है, या तो स्टैम्पेड फेस मतलब होता है जो दाग धब्बे पड़े रहते हैं फेस पे, जो ये ओल्ड एज की निशानी होती है, ठीक है। तो इस तरह के फेस जो किंग है, तो जो इस तरह का उनका फेस है, कंटेम्पलेट स्टैम्पीड फेस है, या जो उनका रियल फेस पे विचार करो, कंटेम्पलेट करो। व्हाट यू विल अप्रूव, तुम जो कुछ भी करो, ठीक है, उसे अप्रूव करो, अग्री करो उससे, सो यू विल लेट मी लव, और अगर तुम ये सारे काम करोगे तो तुम बिजी रहोगे अपने लाइफ में, और तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, और इस तरीके से सो यू विल लेट मी लव, और तुम मुझे प्रेम करने दोगे, ठीक है। तुम इतने खाली बैठे हो, तुम्हारे पास एक काम नहीं है कि तुम मेरे प्रेम में भाई आड़े आ रहे हो, है ना। ये स्पीकर कहना चाह रहा है कि मुझे प्रेम करने दो, और तुम अपने लाइफ में कुछ करो, कुछ काम करो, अपने लाइफ में कुछ कोर्सेज लाओ, कुछ एक्शन करो, ठीक। तो पहला स्टैंजा हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट स्टैंजा, Alas, alas, who has injured by my love? What merchant's ships have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed his ground? When did my colds a forward spring remove? When did the heats which my veins fill? And one more to the plaguey bill. देखिए, यहाँ पे अल्लास अल्लास जो वर्ड होता है, ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, ग्रीफ को शो करने के एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। अल्लास अल्लास, हु हैज़ इंजर्ड बाय माई लव, मेरे प्रेम से, बाय माई लव, मेरे प्रेम के द्वारा, हु इज़ इंजर्ड, किसको चोट पहुंची है, ठीक है, क्या नुकसान हो गया है, किसको चोट पहुंची है, कौन घायल हो गया है मेरे प्रेम करने से। वॉट मर्चेंट्स शिप्स हैव माई साइज ड्राउंड, मैं जो प्रेम में आहें भर रहा हूँ, साइज मतलब आहें भरना, तो मैं जो आहें भर रहा हूँ अपने प्रेम में, तो मेरी आहों से किस मर्चेंट का, किस व्यापारी के जो शिप्स हैं, जो जहाज, जो पानी की जो जहाज होती है, जो बिजनेस करने के काम आती है, तो कह रहा है कि किस मर्चेंट, किस व्यापारी की शिप जो है वो डूब गई है मेरे आहें भरने से, ठीक है। Who says my tears have overflowed his ground, और किसने कहा कि जो मेरे प्रेम में जो मैं आंसू बहा रहा हूँ, जो मैं रो रहा हूँ, उसने फ्लोट कर दिया है, भर दिया है ग्राउंड को, धरती को। ऐसा तो नहीं है। When did my colds a forward spring remove, और मेरे जो कोल्ड्स हैं, ठीक है, when did my colds a forward spring remove, मेरा जो मुझे ये जो मैं प्रेम में अगर मैं कोल्ड भी हो रहा हूँ, तो कब हुआ ऐसा कि मेरे कोल्ड की वजह से जो आने वाला जो स्प्रिंग सीजन है वो आगे टल गया हो। ऐसा तो नहीं है, स्प्रिंग अपने समय पे हो रही, यानी कि नेचुरल घटनाएं अपने समय पे हो रही हैं, ठीक है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। When did the heats which my veins fills add one more to the plaguey bill, और when did, कब ऐसा हुआ, द हीट, जो ये गर्माहट मेरी नसों में है, which my veins fill, मेरी नसों में, veins मतलब नसें, तो ये जो मेरी नसों में भरा हुआ है, भरा हुआ है, ये जो गर्माहट भरी हुई है, कब ऐसा हुआ कि इसने ऐड कर दिया हो, जोड़ दिया है, वन मोर टू प्लेगी बिल, क्योंकि मेरी नसों की गर्माहट से किसी एक और प्लेग पेशेंट मर गया हो, और वो प्लेगी बिल में उसका नाम आ गया हो। प्लेगी बिल वो होता है, मान लीजिए कि प्लेग चला हो, जैसे कोरोना चला था, तो कोरोना चला हो और एक लिस्ट निकलती हो कि आज इतने लोगों की डेथ हुई, कल इतने लोगों की डेथ हुई, तो प्लेग से जो लोग मरते थे उनकी जब बिल बनती थी तो कहते थे प्लेगी बिल। तो ये कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी नसों में चल रही इस गर्माहट से प्लेगी बिल में किसी एक और व्यक्ति का नाम जुड़ गया हो, यानी कि कोई एक व्यक्ति की डेथ हो गई हो, है ना। प्लेग
देखिए प्लेग जो है वो हीट, मान लीजिए प्लेग है और उस समय गर्मी का सीजन है तो प्लेग और बुरा फैलता है, इसलिए वो हीट को प्लेग से जोड़ रहा है। ठीक, देखिए ये सारे क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि जॉन डन आंसर मांग रहे हैं, इसको कहते हैं रेटोरिक क्वेश्चंस। ठीक है, रेटोरिक क्वेश्चंस आंसर के लिए नहीं पूछे जाते, बल्कि अपने बात पे जोर देने के लिए, इम्फेसिस देने के लिए, ठीक है, पूछे जाते हैं। हम कल पढ़ रहे थे द कैनोनाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोएम पढ़ रहे थे, और उसमें था कि क्वेश्चंस के माध्यम से अपने लॉजिक को, जो मेटाफिजिकल पोएम होती है, मेटाफिजिकल पोएम में लॉजिक के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से अपने लॉजिक को इस्टेब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन पूछ पूछ के अपने तर्क को, देखिए ये सारे तर्क सही हैं कि वो आहें भर रहा है तो किसी की शिप नहीं डूब रही है, ये लॉजिक है, ये बात सही है, आप इसको काट नहीं सकते। वो रो रहा है प्रेम में तो उसके आंसुओं से बाढ़ नहीं आ गई है, लॉजिक तो बिल्कुल सही है। तो लॉजिक उन लोगों के मेटाफिजिकल पोइट से एकदम करेक्ट होते थे, और वो लोग अपने लॉजिक को कैसे इस्टेब्लिश करते थे, क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आगे राइटर कहता है सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, जो सोल्जर्स हैं उनको कोई ना कोई वॉर मिल जाता है, मतलब मिल जाना मतलब कि वो कहीं ना कहीं सोल्जर है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका काम है वॉर को लड़ना। ठीक है, सोल्जर्स का, तो सोल्जर्स जो है वो वॉर में बिजी हैं। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस में, लिटिजियस मतलब जो स्कैंडल करते हैं, जिनके बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, जो बवाल करते रहते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं। तो लॉयर्स जो हैं, जो वकील हैं, वो लिटिजियस मैन को पा ही जाते हैं, जो स्कैंडल करने वाले लोग हैं। स्कैंडल होगा तभी तो लॉयर्स को केस मिलेंगे, ठीक है, बवाल होगा तभी तो लॉयर्स को केस मिलेंगे। तो लॉयर्स अभी भी, लॉयर्स को भी केस मिलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि अभी भी लिटिजियस मैन मिलते रहते हैं उनको, which quarrels move, और इन्हीं लोगों से, जो लिटिजियस मैन है, यही लोग झगड़ा करते कराते हैं। क्वेरल्स मूव, इनके हरकतों से झगड़े होते हैं। तो लॉयर्स भी अपने काम में बिजी है और सोल्जर्स भी अपने काम में बिजी है। दो शी एंड आई डू लव, जब सब लोग अपने काम में बिजी हैं तो मैं और मेरी बिलवर्ड अपना काम क्यों ना करें? और हमारा क्या है? आई डू लव, हमारा काम है प्रेम करना, और हम प्रेम कर रहे हैं। तो तुम लोगों को क्यों परेशानी हो रही है भाई? वो अपने क्रिटिक्स को कह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं, उन सारे लोगों को कह रहे हैं कि जिनको उनके प्रेम से प्रॉब्लम है। ठीक है, इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, है ना? कहीं ना कहीं आप लोग भी किसी न किसी को कहना चाह रहे होंगे ये सारी बातें। अब नेक्स्ट स्टैंजा आता है, कॉल अस व्हाट यू विल, ठीक है, जो भी तुमको हमें कहना है कहो, व्हाट यू विल, जो तुम्हारी इच्छा हो, कॉल अस, हमें कहो, जो मन करे वो कहो। वी आर मेड सच बाय लव, हम प्रेम में ऐसे ही हैं। ठीक है, हम प्रेम करते हैं और हम ऐसे ही हैं, तुमको जो मन कर रहा है तुम वो कहो। ठीक है, कॉल हर वन एंड मी अनदर फ्लाई, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे और मेरे बिलवेट को फ्लाई कह सकते हो। एक फ्लाई वो है और एक फ्लाई मैं हूँ, मक्खी। फ्लाई मतलब होती है मक्खी, तो तुम हमें मक्खी भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये कितना असामान्य कंपैरिजन है। ठीक है, यही हम लोग, ये मेटाफिजिकल पोएम की क्वालिटीज़ है, फीचर्स है कि असामान्य कंपैरिजन होता है, कि उसके अपने को, लवर जो है, अपने को और अपने बिलवेट को वो फ्लाई कह रहा है। वी आर टेपर्स टू, हम टेपर्स भी हैं। टेपर्स क्या होता है? ये होता है कैंडल, कैंडल्स को बोलते हैं टेपर्स। कह रहा है कि हम कैंडल्स भी हैं, मोमबत्ती भी हैं हम। एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई, और हम अपने ही कॉस्ट पे मरते हैं। कैंडल क्या है? कैंडल की नियति है जलना, और अपने नियति से ही वो मर भी जाता है, वो जलते जलते ख़त्म हो जाता है। कह रहा है कि हम वही हैं, हम प्रेम करते करते ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फ्लाई से अपने आप को कंपेयर कर रहा है और टेपर से कंपेयर कर रहा है। ये जिस वर्ड से कंपेयर कर रहा है आपको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही आपको आंसर में डालना है। ठीक है, ये क्वालिटीज़ है, फीचर्स है मेटाफिजिकल पोइट्री की। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, ईगल जो है वो पावर, क्रुएलिटी की का सिंबल होता है, और डव सॉफ्टनेस का, लव का, पीस का। तो कह रहा है कि एंड वी इन अस, और हम अपने आप में ही ईगल भी हैं और डव भी हैं, हम पैशन भी हैं, पीस भी हैं। ठीक है, द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट, जो फिनिक्स का जो रिडल होता है उसमें ज़्यादा बुद्धि होती है। ठीक है,
फिनिक्स का की जो रिडल होती है उसमें ज़्यादा बुद्धि होती है, बाई अस वी टू बीइंग वन आर 8। और हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग फिनिक्स के रिडल को ज़्यादा बुद्धि देते हैं, हम फिनिक्स के रिडल को मीनिंग देते हैं ज़्यादा, ठीक है। वी टू बीइंग वन, हम दो एक हैं, ठीक है, हम क्या हैं, हम दोनों एक हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, और हम इतने न्यूट्रल हैं कि हम दोनों सेक्सेस में फिट हो जाते हैं, ठीक है। वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाई दिस लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाफिजिकल ये पैराडॉक्स है, ठीक है। वी डाई, हम मरते हैं, एंड राइज, और जीते भी हैं, उठते भी हैं, द सेम, जैसे फिनिक्स होता है। फिनिक्स क्या है, एक बर्ड होती है जो कि जब मरती है ना, जल अपने आप ही, उस एक टाइम होता है जब वो अपने आप जल जाती है, जल के मरती है, तो राख, रेलिक्स, ठीक है, उसी रेलिक्स से वो पैदा होती है, यानी कि जिसमें खत्म होती है उसी से फिर उसका पुनर्जन्म है, वो फिर से जिंदा होती है। वही ये कह रहा है कि हम प्रेम में मरेंगे भी और प्रेम में जीते भी हैं, मरते भी हैं, हमारा दोनों सेम एक ही चीज़ में काम होता है। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाई दिस लव, और इस तरीके से हम प्रेम में मिस्टीरियस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेथ ऑन और बर्थ दोनों ही है प्रेम में, आप प्रेम में मरते भी हैं और प्रेम में जीते भी हैं, ठीक। We can die by it if not live by love। अगर तुम हमें प्रेम में जीने नहीं दोगे, ठीक है, तुम मुझे हमें इतना डिस्टर्ब कर चुके हो, क्रिटिक्स को कह रहे हैं, वो सारे लोगों को कह रहे हैं जिनको जो हमारे स्पीकर है उसके लब से प्रॉब्लम, वो कहता है कि अगर तुम हमें प्रेम से जीने नहीं दोगे तो क्या करेंगे हम, फिर हम मर भी जाएंगे। वी कैन डाई बाई इट, तो हम मर सकते हैं लेकिन प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एंड इफ अनफिट फॉर टूम्स एंड हर्स, ठीक है, हर्स मतलब ही होता है कब्र, ठीक है। वो कहते हैं कि इफ अनफिट, और अगर कह दिया जाएगा कि हम अनफिट हैं, सूटेबल नहीं है टूम के लिए और हेयर्स के लिए, यानी कब्र के लिए, तो क्या होगा? अगर हम फिट नहीं हैं, मतलब हमारे मरने के बाद हमें कोई किसी टूम में, किसी हर्स में हमें जगह नहीं मिलनी चाहिए या नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? आवर लेजेंड बी, तो हमारी कहानी जिंदा रहेगी, हमारी कहानी को जगह मिलेगा। इट विल बी फिट फॉर वर्स, और हमारी जो कहानी है हम वो वर्स पोयम के लिए फिट होगी, हमारी कहानी पोयम में गाई जाएगी। हम भले हमारी जो फिजिकल बॉडी है, हमें भले ही किसी कब्र में ना दफनाया जाए, हमारे लिए कोई कब्र ना बनाई जाए, लेकिन जो हमारी कहानी है, जो हमारी प्रेम की कहानी है, वो किसी पोइट्री में जरूर गाई जाएगी, ठीक है। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी अप्रूव। पीस ऑफ क्रॉनिकल मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री के रिकॉर्ड को हम कहते हैं पीस ऑफ क्रॉनिकल। तो कहते हैं कि इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी अप्रूव, मान लो कि हमें हिस्ट्री में जगह नहीं मिला, ठीक है, हिस्ट्री में हमारा नाम, हमारे प्रेम का वर्णन नहीं हुआ, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रेटी रूम्स, तो हम क्या करेंगे? हम सोनेट्स में बनाएंगे। सोनेट्स यहाँ पे डिजोनेट कर रहा है पोइट्री को, ठीक है। अभी बोला ना कि पोइट्री में हम क्या करेंगे? वर्स में हम वर्स के लिए फिट होंगे, तो हम सोनेट्स में बनाएंगे प्रेटी रूम्स, छोटे छोटे रूम्स। अब प्रेटी रूम्स का क्या मतलब होता है? प्रेटी रूम्स का मतलब होगा कि ब्यूटीफुल मोमेंट्स, कि हमें अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन, ब्यूटीफुल मोमेंट्स मेड ईजी, ठीक है, कि हमें अच्छे अच्छे मोमेंट्स, हमारे प्रेम की गाथाओं को सोनेट्स में गाई जाएगी, ठीक है। एज वेल अ वेल रॉट अर्न बिकम्स, वैसे ही जैसे कि एक वेल रॉट अर्न, बहुत अच्छे से सुंदर से सजाया हुआ, डिजाइन उकेरा हुआ अर्न, कलश, अर्न मतलब होता है कलश, कलश बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेस, वो क्या करता है? जो अर्न है वो किसके काम आता है? वो आता है उसमें एशेस रखे जाते हैं। तो कहता है कि ये जो सोनेट है हमारे लिए अर्न का काम करेगा, अर्न में एशेस रखी जाती हैं, वैसे ही सोनेट में हमारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, हमारे प्रेम की गाथा गाई जाएगी। तो जो सोनेट है वो ब्यूटीफुल अर्न के जैसे हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेल रॉट अर्न है वो इमॉर्टल पोएटिक जो है इमॉर्टल पोएटिक मेमोरियल को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। एज हाफ एकड़ टूम्स, जैसे कि हाफ एकड़ का कोई टूम जो काम करता, वैसे ही हमारे लिए सोनेट्स और वेल रॉट अर्न, जिस वेल रॉट अर्न में हमारी जो राख रखी जाएगी वो हमारे लिए टूम का ही तो काम करेगा। सोनेट्स हमारे लिए टूम ही तो है। एंड बाय दिस हिम्स,
हिम्स मतलब ये जो सॉनेट्स हैं, जो पोएम्स हैं, पोएम्स, ये जो हिम्स हैं, ये जो गीत हैं, ये जो पोएम्स हैं, ऑल शैल अप्रूव, ये सब हमें अप्रूव करेंगी, हमें अक्नॉलेज करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगी। अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, प्रेम में सेंटहुड, कैनोनाइज मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग समवन सेंट, किसी भी इंसान को सेंट बनाने के जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कैनोनाइज्ड। आप चर्च में कैनोनाइज्ड होते हैं, तो कह रहा है कि और ये सारी जो सोनेट्स हैं, जो गीत हैं, वो हमें क्या करेंगी, वो हमें कैनोनाइज्ड मान लेंगी, प्रेम में संत हमें बना देंगी कि हम प्रेम में संत हो गए थे, कैनोनाइज्ड हो गए थे, ठीक। नाउ लास्ट स्टेजा, एंड दस इन्वोक अस, और इस तरीके से इन्वोक करेंगे। कौन इन्वोक करेगा? फ्यूचर लवर्स, फ्यूचर लवर्स, ठीक है, फ्यूचर लवर्स, जो फ्यूचर में जो प्रेम करने आएंगे, ठीक है, जो प्रेम करेंगे वो हमें इन्वोक करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भाई सीनियर हैं, हम प्रेम करने की जो लाइन है, जो की जो पद्धति है उसमें हम सीनियर हैं। हमारे बाद जो प्रेम करने वाले आएंगे, हम प्रेम में सेंटहुड हो गए, सेंटहुड को पा लिए हैं, हम सेंट हो गए हैं, हमारा प्रेम इतना पवित्र है, इतना स्पिरिचुअल है कि लोग हमें इन्वोक करेंगे, हमें प्रे करेंगे। इन्वोक मतलब प्रे, ठीक है। तो फ्यूचर लवर्स प्रे करेंगे हमें, और वो क्या कहेंगे? वो हमें, मतलब कि जो फ्यूचर लवर्स है वो कहेंगे किसको? स्पीकर को, यू हु रिवरेंड लव मेड वन अनदर्स हर्मिटेज। तुम, यहाँ पे तुम कौन है? यहाँ पे स्पीकर है, जो प्रेम, जो सेंटहुड को पा गया है, उसको जो फ्यूचर लवर्स हैं वो कह रहे हैं कि यू, तुम, हुम रेवरेंड लव, जिसका जो स्पिरिचुअल प्रेम था, स्पिरिचुअल, ठीक है, जिसका जो स्पिरिचुअल लव था, मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, तुम लोगों का प्रेम इतना स्पिरिचुअल था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हर्मिटेज हो गए थे। मेड वन अनदर, तुमने एक दूसरे को बना लिया था अपना हर्मिटेज। हर्मिटेज वो होता है जो सेक्रेट प्लेसेस होते हैं, है ना, तीर्थ, या हम लोग कहते हैं तीर्थ पे जा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं हर्मिटेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेड अनदर हर्मिटेज मतलब दोनों प्रेम में एक दूसरे की दुनिया हो गए थे, एक दूसरे के तीर्थ, ये दोनों हो गए थे, एक दूसरे के ही पायस जो प्लेसेस होते हैं ये लोग हो गए थे। इतना इन लोगों का प्रेम जो था वो स्पिरिचुअल था, अच्छा था, प्योर था, पायस था। यू, तुम, टू होम लव वॉज पीस, तुम जिसके लिए प्रेम शांति थी, पीस था। नाउ इट्स रेज, और ये अब क्या हो गया है? ये पैशन हो गया, स्ट्रॉन्ग पैशन। रेज मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं होता, रेज मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पैशन भी होता है। कि पहले क्या था? पहले प्रेम शांति का प्रतीक था, ठीक है, शांत था, पीसफुल था। अब प्रेम जो है, जो लव है, वो स्ट्रॉन्ग पैशनेट हो गया है। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज। ये बहुत अच्छा मेटाफिजिकल कंसीट है, यहाँ पे आप इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि तुम, जिसके लिए हु डिड, जिसने किया था, क्या किया था? द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ जाना, श्रिंक करना, श्रिंक, ठीक है। तुमने पूरी दुनिया को श्रिंक कर लिया था, या पूरी दुनिया तुम्हारे प्रेम में मानो ऐसे श्रिंक कर गई हो, वर्ल्ड की जो पूरी सोल थी वो श्रिंक कर गई हो, एंड ड्रोव इनटू, और चली गई हो, इन द ग्लासेस ऑफ योर आईज, एक दूसरे की आंखों में, तुम्हारे आंखों में ये जो पूरी दुनिया थी, ऐसा लगता था कि दोनों को एक दूसरे की आंखों में दुनिया दिखती थी, अपनी दुनिया दिखती थी। प्रेम में यही तो होता है, आपको लगता है कि आपके बिलवड में ही आपकी पूरी दुनिया है। तो ये कंसीट है, मेटाफिजिकल कंसीट है कि हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, ये जो ग्लासेस रूपी जो आंखें हैं, है ना, जो ये जो ग्लासेस रूपी जो आंखें हैं, उसमें क्या है कि मानो जैसे दुनिया सिकुड़ के आंखों में चली गई हो, है ना। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटमाइज, और क्या हुआ कि इस तरह की इन्होंने मिरर्स बनाए, स्पाइस बनाए, एंड दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटमाइज, और इस तरह से तुम प्रेम के एपिटमी हो गए, ठीक है। एपिटमी मतलब क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। इस तरह से तुम लोग प्रेम में एपिटमी बन गए, एग्जाम्पल बन गए,
कंट्रीज टाउन्स कोर्ट्स बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। जो कंट्रीज है, टाउन्स है, कोर्ट्स है, ठीक है, यानी कि कंट्री के रहने वाले लोग, टाउन के रहने वाले लोग, कोर्ट्स के लोग, बेग फ्रॉम अबव, वो लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बेग फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, और वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा प्रेम चाहिए जिस पैटर्न पे डन ने प्रेम कर लिया, या जो कैनोनाइजेशन में का जो स्पीकर है, जो लवर है, जैसे तुमने प्रेम किया, ये बाकी लोग भी चाहते हैं वैसे ही प्रेम करना। उन्हें तुम्हारे ही प्रेम का पैटर्न पसंद है कि तुम सेंट हो गए अपने प्रेम में, तुम स्पिरिचुअल प्रेम, तुमने स्पिरिचुअल प्रेम किया, तुमने बियॉन्ड फिजिकलिटी प्रेम किया। यही पैटर्न आने वाले जो फ्यूचर लवर्स हैं वो अप्रिशिएट करेंगे, वो चाहेंगे कि यही प्रेम वो लोग भी अपने लाइफ में करें। ठीक है, देखिए ये पोयम जो है ये क्या है, ये ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक लिरिक का एग्जाम्पल है, ड्रामेटिक लिरिक का एग्जाम्पल है। एक क्रिटिक थे, वो ये आप लोग बस ऐसे सुन लीजिए। एक क्रिटिक थे क्लिंथ ब्रूक, CLEANTH, हाँ, क्लिंथ ब्रूक्स। ये न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक थे क्लिंथ ब्रूक। इन्होंने द कैनोनाइजेशन को, जो क्लिंथ ब्रूक थे उनका पैराडॉक्स पे इनका स्टडी था, पैराडॉक्स पे इन्होंने अपनी थियरी दी थी, और उस पैराडॉक्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी थियरी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने द कैनोनाइजेशन को, ये जो डन की पोयम है, इसको सेलेक्ट किया था। इसके साथ इनके साथ एक और भी पोयम थी, एक तो थी एन एसे ऑन मैन, ठीक है, एन एसे ऑन मैन, ये पोप की पोयम है। एसे इसमें लिखा हुआ है तो आप इसको एसे नहीं समझेंगे, ये पोयम थी, ठीक है। एक तो कैनोनाइजेशन थी, ठीक है, और तीसरी एक और पोयम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये, ठीक है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ठीक है। ये 3 पोयम को क्लिंथ ब्रूक्स ने अपने जो उनका पैराडॉक्स पे जो उनकी थियरी थी उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने 3 पोयम को क्या किया था, लिया था। तो कैनोनाइजेशन, ये याद रखेंगे, ऐसे पूछ सकता है कि किस न्यू क्रिटिक ने कैनोनाइजेशन पे वर्क किया या उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, तो आप क्लिंथ ब्रूक्स का नाम याद रखेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द कैनोनाइजेशन। मैंने जितने एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, मैंने उतने बता दिया आप लोगों को, और पढ़ते रहिए, क्योंकि मैंने, और इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, द कैनोनाइजेशन एज अ मेटाफिजिकल पोएम। आप उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत देखा है, बहुत अप्रिशिएट किया है, सो थैंक यू सो मच। लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे अगर आपको पढ़ना है तो, क्योंकि पढ़ना ही है, आपको एग्जाम्पल्स, पैराडॉक्स, कंसीट्स आपको देने ही हैं, और तो पढ़ते रहिए और अपने कमेंट्स देते रहिए हमें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।